हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स पहले भी बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको एज इट इज जरूर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ ताकि बहुत इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर तो किया ही जाएगा। साथ ही आपकी फाइनल रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लासेस में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसकी मदद से बहुत इजीली आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मोस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड रिविजन के लिए 5000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं, जो कि आपके पेपर में एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलती है, ताकि अगर कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इस पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। आप किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हो। कभी अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं आपकी, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन बोलती है, इन मूक्स वर्ड मैसिव means that there can be huge number of learners who can enroll for the course। यानी कि अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मूक की बात की गई है। आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा। मूक का मतलब क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसमें ये बोला गया है कि जो एम फॉर मैसिव होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा लर्नर्स इसमें जुड़ सकते हैं, इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, यानी कि इस पाठ्यक्रम में वो अपना नामांकन कर सकते हैं। स्टेटमेंट टू बोलती है, मूक इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ आईसीटी टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स लोकेटेड इन रिमोट एरियाज और हु आर अनेबल टू रीच कन्वेंशनल क्लासरूम्स। यानी कि मूक क्या यूज करता है? मूक आईसीटी को यूज करता है। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मूक एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जिससे कि स्टूडेंट्स कहीं पे बैठकर भी किसी भी कोर्स को इजीली पढ़ सकते हैं अपने घर पे रहते हुए। ओके, सो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? ट्रू है। बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स, या फिर स्टेटमेंट वन इज, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट्स अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे देखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये मूक के रिगार्ड में बिल्कुल ट्रू है। इसमें मूक की एज इट इज डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, सो मूक क्या है? ये है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये एक फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, जिसमें कि स्टूडेंट कहीं पे रहकर भी पढ़ सकते हैं, कोई भी कोर्स में एडमिशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन इन बोथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन था ये आईसीटी यूनिट में था, एंड ये वाला क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 9 पीपल एंड एनवायरमेंट के अंदर आता है। सो पीपल एंड एनवायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, हमें बताना है कि दोनों में कॉमन चीजें यानी कि सामान्यताएं क्या क्या हैं। ऑप्शंस आर, जीरो हंगर, लाइफ बिलो वाटर यानी कि शून्य भूख, पानी के नीचे का जीवन, नो पॉवर्टी यानी कि निर्धनता नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी देश में, लाइफ ऑन अर्थ यानी कि धरती पे जीवन कैसा है, जेंडर इक्वालिटी यानी कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? लैंगिक समानता यानी कि मेल और फीमेल, महिला और पुरुष जो हैं वो एक समान है, ये इसमें बोला गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं राइट आंसर पे जाने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो अगर हम लोग एमडीजी यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो इसमें होते हैं टोटल 8 गोल्स। ठीक है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो इसमें होते हैं हमारे पास टोटल 17 गोल्स। इन सभी गोल्स के नाम आपको याद होने चाहिए, इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि पहला गोल कौन सा है, दूसरा गोल कौन सा है, तीसरा गोल कौन सा है। ये बहुत इजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आप यूजीसी नेट की किसी भी शिफ्ट की बात करो, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में आता है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप उसको जरूर देख लीजिएगा एंड देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। ओके, सो अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया कि टोटल 8 गोल्स होते हैं एंड एसडीजी में टोटल 17 गोल्स होते हैं। तो इनमें कॉमन गोल्स कौन कौन से हैं? कॉमन गोल्स एक तो है जीरो हंगर। इन गोल्स के अंदर क्या होता है कि हमें ये रखना है कि कोई भी इंसान जो है वो भूखा ना रहे हमारी कंट्री में। तो दोनों ही गोल्स का एक उद्देश्य ये है, पहला गोल ये है, ठीक है। दूसरा आता है लाइफ बिलो वाटर। तो लाइफ बिलो वाटर वाटर जो है ये दोनों में कॉमन नहीं है। नो पॉवर्टी, यानी कि कोई भी गरीब ना रहे, निर्धन ना रहे हमारे देश में। उसके बाद लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि धरती पे जीवन कैसा चल रहा है, कैसा रहने वाला है, ये भी नहीं है कॉमन गोल। उसके बाद आता है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी यानी कि मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार दिए जाने चाहिए हर एक क्षेत्र में। ये भी दोनों में ही कॉमन गोल है। सो राइट आंसर क्या है? ए, सी एंड ई ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। सो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो का, जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स बिकॉज एज होमो spin we all evolved thousands of years ago. Which informal fallacy is committed in the above argument? देखो, ये एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है एंड हमें बताना है कि इसमें कौन सी फेलिसी को यूज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले फेलिसी क्या होती है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, यानी कि अनौपचारिक भ्रांति क्या होती है। फेलिसी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, इट इज अ फॉल्स बिलीफ और रॉन्ग आइडिया, यानी कि झूठा विश्वास या फिर भ्रांत धारणा ये हो सकती है। कोई भी भ्रम ये हो सकता है। ठीक है। सो भ्रम किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल को फिर से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है मनुष्य जानवर है क्योंकि होमो सेपियंस के रूप में हम अभी हजारों साल पहले विकसित हुए थे। ठीक है, इसमें बोला गया है कि मनुष्य भी पहले जानवर ही थे, अब जाकर हम बहुत हजार साल के बाद विकसित हो पाए हैं, तब हम ह्यूमन कहलाए हैं। ये कौन सी फैलेसी है, ये कौन सी अवधारणा है? इसका राइट आंसर बताती हूँ डायरेक्टली, वो है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड डिविजन। ओके, सो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड डिवीजन, इसका क्या मतलब होता है? इसमें क्या होता है, हम मिस्टेकनली, यानी कि गलती से, जानबूझकर नहीं, गलती से किसी भी बात का कंक्लूजन निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए, इसमें देखो इस स्टेटमेंट में क्या हुआ। इस स्टेटमेंट में ये बोला गया कि ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स, इंसान पहले जानवर थे। ये आप लोगों ने जरूर सुना होगा, वानर रूप में हम हुआ करते थे, है ना। तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि अगर पूरी स्टेटमेंट में 0.1% भी सच है, थोड़ा सा भी सच है, तो उस पूरी स्टेटमेंट को हम सच मान लेंगे। ये होता है फेलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड डिवीजन। इसकी मैं एक डेफिनेशन बताती हूँ पहले इंग्लिश में, फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये है, द फेलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन मिस्टेकनली कंक्लूड दैट what is true for all the parts of something is also true of its whole। यानी कि 10 बातें हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक इंसान ने, ह्यूमन एनिमल था, उस पे 10 बातें बोली, 10 में से सिर्फ एक या दो बातें सही है, बाकी 8 से 9 बातें गलत है। तो इन एक से दो सही बातों को ध्यान में रखते हुए हम बोलेंगे कि सारी बातें ही सच है। दैट इज कॉल्ड फेलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड डिवीजन, यानी कि रचना और विभाजन का भ्रम। इसमें सेकेंड फेलेसी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रेड हियरिंग फेलेसी। इससे हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। तो रेड हियरिंग फेलेसी क्या करती है, ये मान लीजिए कि एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। पर्सन ए पर्सन बी से बात कर रहा है, लेकिन पर्सन बी ने क्या किया, बात करते करते, कई बार होता है ना, हम टॉपिक से भटक जाते हैं, टॉपिक ही बदल देते हैं, या फिर वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो होता है रेड हियरिंग फेलेसी। या फिर इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि ए ने बी को कोई बात बताई, बी ने उस बात को थोड़ा सा चेंज करके सी को बता दिया, सी ने उस बात को थोड़ा सा चेंज करके डी को बता दिया। अब अगर हम देखें, सो ए ने कुछ और बोला था, ए ने x इज इक्वल्स टू वाई बोला था, और डी तक पहुंचते पहुंचते बात कुछ की कुछ हो गई। ये होता है रेड हियरिंग, यानी कि हमने सुना कुछ और, बोला कुछ और, समझा कुछ और, आगे बात किसी दूसरे पर्सन को कुछ और ही बता दी। ओके। Next question is, classroom communication is often referred to as which type of communication? So कक्षा में जो भी संचार होता है वो किस रूप का होता है? इनडायरेक्ट, नॉन कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस या फिर
एमोर्फस। सो राइट आंसर है कॉन्टिग्यूअस। सो कॉन्टिग्यूअस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग एक्चुअल में किसी के साथ कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर किसी के साथ हम डायरेक्ट कांटेक्ट में है, किसी पर्सन के साथ हम लोग बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्सन के साथ हम लोग फिजिकली टच हो रहे हैं। अब जैसे क्लासरूम में है, दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ए एंड बी एक ही बेंच पे बैठे हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर रहे हैं, एक साथ एक ही जगह पे भी बैठे हैं, वो बाउंड्री शेयर हो गया, फिजिकल टच भी हो रहा है, बिल्कुल एक साथ है, क्योंकि ये इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसको कॉन्टिग्यूअस कम्युनिकेशन बोला जाता है, ठीक है। जो लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो सब आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, ओके। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, when the speaker does not explicitly state what their intentions or feelings are। अब पर्सन ए ने पर्सन बी को कोई बात बता दी, बट उसको एग्जैक्टली नहीं बताया कि वो इस समय पे क्या फील कर रहे हैं। उन्होंने उनको एक हिंट दे दिया, उनको एक आइडिया दे दिया। अब बी समझ भी सकता है, नहीं भी समझ सकता, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ये होती है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आईसीटी यूनिट पर बेस्ड, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। सो माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है ये मैं आपको पहले बताती हूँ। सो माइक्रो ब्लॉगिंग, माइक्रो का मतलब होता है शॉर्ट, ब्लॉगिंग सिंपल ब्लॉग, ठीक है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग एक शॉर्ट ब्लॉग पोस्ट होती है जो कि डिजाइन की गई है किसके लिए, फॉर क्विक एंड डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन। ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर क्विक एंड डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन, यानी कि ऑडियंस के साथ, मान लीजिए ये ए नाम का एक माइक्रो ब्लॉग है, यहाँ पे 1000 ऑडियंस है, 1000 लोगों की ऑडियंस है। डायरेक्टली कैसे लोग इसके साथ क्विकली इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, किसी भी तरह के डेटा को शेयर कर सकते हैं। डेटा कोई भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, या फिर कोई फाइल भी हो सकती है, ठीक है। सो कौन सी वो चीजें हैं, पिंटरेस्ट, ईबे, टम्बलर, इंस्टाग्राम, ट्विटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें से काफी के आप लोगों ने नाम सुने होंगे। ओके, सो इंस्टाग्राम में क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है, इसीलिए मैं इसका एग्जांपल सबसे पहले ले रही हूँ। ऑप्शन नंबर डी जहां पे है वो करेक्ट होंगे, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं है। अब स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने ट्विटर का नाम भी सुना होगा, सो ऑप्शन डी एंड ई, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पिंटरेस्ट, इसमें भी डायरेक्ट हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड उसके साथ ही आ जाता है टम्बलर, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा इसका नाम गलत हो चुका है, एक्चुअल में ये टम्बलर ही है, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए सी डी एंड ई ओनली। तो ये सारे माइक्रो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स है। अब अगर हम लोग ईबे की बात करें, ईबे क्या है, ये कोई माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये क्या है, एक ऑक्शन है, ऑक्शन एंड ट्रेडिंग कंपनी। ऑक्शन आप लोगों को पता होगा, जो बोली लगाई जाती है किसी चीज की। ऑनलाइन अगर आपको बोली लगानी है या इस तरह से ट्रेड करना है, ट्रेडिंग कंपनी है ये, ठीक है। तो उसके लिए ईबे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल एरियाज और ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस विल बी अफेक्टेड इफ अ चाइल्ड डज नॉट वांट टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन एज ही और शी फील्स शाई। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोशल डेवलपमेंट। तो अगर देखो कौन सा डेवलपमेंटल एरिया है जिसमें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इफेक्ट यहाँ पे किया जाता है। अगर एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा बाकी के बच्चों के साथ खेलना पसंद भी नहीं करता, एंड वो थोड़ा शर्माता है, वहां पे शाय फील करता है, तो वो उस बच्चे की सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास में थोड़ी कमी रह गई है, इसीलिए वो लोगों के साथ बाहर जल्दी से घुल मिल नहीं पाता। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से, जो कि आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली आंसर पे चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने आईसीटी में ये कन्वर्जन नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज जो होती हैं वो कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट हेक्साडेसिमल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन द टू हेक्साडेसिमल डिजिट्स सी एंड डी आर एडेड टुगेदर। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, वो ये है कि सी का हेक्साडेसिमल वैल्यू, सी की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है 12,
डी की वैल्यू होती है 13। सिमिलरली बी की होती है 11, ए की होती है 10। उससे पहले 0 से लेकर के 9 तक जो है वो नंबर्स ही चलते हैं। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 10 को हम ए बोलते हैं, 11 को हम बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं और 13 को डी बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है, अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू ए, सी और डी को हम ऐड कर देते हैं तो क्या नंबर बनेगा? तो सी और डी को जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो पहले तो बन जाएगा 25, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। तो ये 25 है नॉर्मल नंबर। अब 25 क्या होता है? 16 प्लस 9 होता है। फिर से हमें इसको कन्वर्ट करना होता है, तो 16 की वैल्यू होती है 10 एंड 9 की वैल्यू होती है 9। ठीक है। सो उसके बाद हम 10 और 9 को जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है 19। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर डायरेक्टली आता है 19। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आईसीटी बिल्कुल भी नहीं आता, इस तरह का टॉपिक अगर पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं स्टूडेंट्स, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इस तरह के डेसिमल कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, क्योंकि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं ये आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ, फिर हम ऑप्शंस की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की वजह से बनते हैं। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि एयर में यानी कि हवा में डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं। ठीक है। एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इनकी मदद से क्रिएट किए जाते हैं। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में एक एग्जाम्पल आता है सबसे पहले हमारे पास ओजोन, जिसको किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? HC के द्वारा। HC मतलब हाइड्रोकार्बन, एंड NOx के द्वारा यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को मिला करके ये अगर सनलाइट में रखा जाए तो ओजोन बनता है। तो ये क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि इसमें प्राइमरी भी इंक्लूडेड है। तो ये तो ज्यादा डिटेल की बात थी कि एग्जैक्टली सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। तो ए, सी एंड डी आप देख सकते हो, ए, सी एंड डी ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। ओके। इसके अलावा जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर इसको सनलाइट में हम ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें और भी ज्यादा ये होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे आपने सल्फेट देखा, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। 6, 18, 90, 630, 6930, 83160। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर है 2022 की शिफ्ट्स का, वो सुबह 10 बजे जो हमारा लाइव लेक्चर होता है उसमें हम पूरे पूरे कवर करते हैं। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको मैथ्स के आंसर बताती हूँ, क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके। सो इसका आंसर है 83160। रीजन बता देती हूँ कि बाकी के सारे नंबर्स जो हैं ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये सीरीज में थोड़ा अलग नंबर है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें कि स्टेटमेंट 1 बोलती है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड बाय पीपल टू गेट सिंपैथी, इग्नोर फेलो ट्रेवलर्स, प्लेकेट और एम्ब्रेस एनिमीज एंड कंफर्ट फ्रेंड्स। यानी कि लोगों द्वारा सहानुभूति प्राप्त करने, साथी यात्रियों की उपेक्षा करने, शत्रुओं को शांत करने या शर्मिंदा करने, और दोस्तों को आराम देने के लिए संवादात्मक भाषा का उपयोग किया जाता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज सफर्स फ्रॉम इमोशनल लोडिंग्स, पोलर वर्ड्स एंड फिक्सेशियस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं हम, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स है। डायरेक्टली ये कम्यूटेटिव लैंग्वेज की डेफिनेशंस दी गई है, तो इसमें समझाने का भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फेरेंस एज पर क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल concomitance to the particular present case। तो पहला है यहाँ पे सुकरात नश्वर है, क्योंकि वो एक आदमी है। जो भी मनुष्य है वो नश्वर है, जैसे कि पाइथागोरस। ठीक है। सुकरात
सॉक्रेट्स जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि निरपवाद रूप से नश्वर है, एंड इसीलिए सुकरात नश्वर है। सो यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे, कौन से ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी, इसमें लिखा है देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल, ये सिर्फ ट्रू है। इस चीजों को हमने कैसे रखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, सुकरात नश्वर है, यानी कि सुकरात जो है वो मॉर्टल है, बिकॉज ही इज अ मैन, क्योंकि ये क्या है, ये मैन भी है। whoever इज अ मैन इज अ मोर्टल, जैसे कि जो भी मैन है वो मोर्टल है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। ठीक है, सोक्रेट इज अ मैन हु इज इनवेरिएबली अ मोर्टल, तो ये क्या है, इनवेरिएबली एक मोर्टल भी है, यानी कि निरपवाद रूप से नश्वर है, देयरफॉर सोक्रेट इज मोर्टल। सो सारी की सारी स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो कंक्लूजन हमारे पास यही आता है, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following propositions are logically equivalent to no women are dishonest human beings? तो सबसे पहले लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, ये एक टाइप होता है रिलेशनशिप का जो कि दो स्टेटमेंट्स के बीच होता है। मेरे पास स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट बी है, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा जिसको कि लॉजिकल इक्विवेलेंस बोला जाता है। ये बूलियन अलजेब्रा के अंदर आती है चीजें। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कुछ चीजें, जो कि है AEIO। इस पे भी एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ए का मतलब होता है ऑल, जैसे इस स्टेटमेंट के आगे ए लिखा है, ऑल लिखा है, तो वो ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ई का मतलब होता है नो, जैसे स्टेटमेंट के आगे नो है तो ये ई स्टेटमेंट है। आई का मतलब क्या होता है, सम, एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट। तो ये चीजें सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नो विमेन आर डिसऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, तो नो यानी कि ये किसकी स्टेटमेंट है, ई की स्टेटमेंट है। अब हमें बताना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट इसमें कौन सी स्टेटमेंट है। तो अगर यहाँ पे बोला गया है कि नो विमेन आर डिसऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, तो इसके लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा नो डिसऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर विमेन, राइट। ये स्टेटमेंट आपको सुनने में भी वैसी लग रही होगी। एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है इसके साथ ट्रू, वो होगी ऑल विमेन आर नॉन डिसऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग। सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसका कैसे मैंने सॉल्व किया, ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है उसमें लिंक मिल जाए, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा उस वाली वीडियो में भी, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। द राधाकृष्णन कमीशन, ये हमारा हायर एजुकेशन यूनिट का क्वेश्चन है, recommended to standardize university teaching in India. Statement 2 बोलती है the Radhakrishnan Commission also suggested the establishment of an all India university examination board. तो राधाकृष्णन कमीशन क्या है, ये एक ऐसा कमीशन है जिसको कि सेटअप किया गया था ताकि वो इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है उसका ध्यान रख सके। ठीक है, उनकी कंडीशन का ध्यान रख सके, एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स एंड एक्सटेंशंस दैट मे हेल्प इन इम्प्रूविंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को ये सजेशंस भी दे सकते हैं कि कैसे वो अपना एक क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग अगर देखें हम लोग, सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें कि बोला गया है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। क्यों, क्योंकि राधाकृष्णन कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड द establishment of all India University एग्जामिनेशन बोर्ड। सो एग्जामिनेशन बोर्ड से रिलेटेड इसका कोई भी सजेशन नहीं था, इन्होंने सिर्फ सजेशन ये दिए थे कि कैसे वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर हैज टू एक्ट एज। तो जब भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि सहभागी अवलोकन की बात करते हैं,
तो एक रिसर्चर को कैसे एक्ट करना चाहिए, एक प्रोफेशनल स्ट्रेंजर की तरह, यानी कि पेशेवर अजनबी की तरह उनको बिहेव करना चाहिए। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है रिसर्च की फील्ड में, जिसको कि बेसिकली यूज किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, इन दो तरह की रिसर्च के अंदर इसको जनरली यूज किया जाता है। कौन इसको यूज करता है, इसको इन्वेस्टिगेटर्स यूज करते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पे कौन है, इन्वेस्टिगेटर्स है यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसके द्वारा ये किया जाता है जिसमें कि वो स्टडी करते हैं एक ग्रुप के लाइफस्टाइल की बाय शेयरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। लास्ट क्वेश्चन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। देखो इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, बातचीत यहाँ वहां होती है, पर्सन ए और पर्सन बी कोई बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वर्ड्स या फिर किसी लैंग्वेज का यूज ना करते हुए, या तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि अपने मुंह से जो हम लोग एक्सप्रेशंस देते हैं, आंखों को हिलाते हुए इस तरह से एक्सप्रेशंस देते हैं। ठीक है, या फिर जेस्चर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, हाथों के इशारे से कुछ वो बोल रहे हैं। बस इतना याद रखिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड्स का यानी कि शब्दों का यूज नहीं करते हैं, मुंह से कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ इशारों से बात करते हैं। ओके, सो इसके अंदर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर सी डी एंड ई ओनली। ये क्या होता है, ये सबसे पहले तो अनैच्छिक होता है, यानी कि वॉलेंटरी नहीं होता। वॉलेंटियर होते हैं जो अपनी इच्छा से आगे बढ़ते हैं। इनवॉलेंटरी होता है जो कि लोग अपनी इच्छा से नहीं करते। मान लीजिए कोई डेफ है, कोई पर्सन बोल नहीं सकता, तो उनको इशारे करने पड़ते हैं। वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है समझने वालों के लिए, बट करते हैं। ठीक है, दूसरा है कॉन्टेक्चुअल, यानी कि प्रासंगिक होते हैं, एंड सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक ये होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सी डी एंड ई ओनली। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 10 अक्टूबर 2022 का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अभी भी अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिपीट करती हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें कि रिमेनिंग क्वेश्चंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के लेकर आती रहूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें एंड आपकी रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।